मंच पर उपस्थित आप सभी साथियों को नमस्कार। 2-2.5 घंटे पहले ही हम गुवाहाटी से पहुंचे हैं दिल्ली। और ये राजेश जी का प्यार है, लगाव है हम लोगों के प्रति। 2000 किलोमीटर से हम 3 साथियों को इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने इस तरह जाहिर होता है कि बहुत ही संवेदनशील इंसान है और उनका हृदय कवि हृदय है। भले ही राजनीति में है या व्यवसाय में है, लेकिन मूल रूप से उनका हृदय कवि है। इसके पीछे असम की प्रकृति का भी योगदान है। उनका जन्म असम में हुआ है, मार्गरेटा में हुआ है। और असम में कविता, संगीत, कला, हर तरह की जो कलात्मक विधाएं हैं, उसके लिए बहुत ही उर्वर मिट्टी है। आप देखेंगे वहाँ इस तरह की प्रतिभाएं काफ़ी हैं, उनके लिए अनुकूल माहौल बनता है। और निश्चित रूप से राजेश जी को भी बचपन से वैसा ही प्रभाव मिला होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कविता शुरू की। और परिचय में भी लिखा हुआ है कि इनकी कविता छात्र जीवन में पहले प्रकाशित हुई थी। तो धीरे धीरे इन्होंने जो अभ्यास किया तो आज हमारे सामने यह संकलन है। और इस पांडुलिपि को मैंने देखा था पहले, मैंने इसकी भूमिका भी लिखी है। असल में कविता, मैं स्वयं भी कविता लिखता हूँ। तो कविता जो है दो तरह की हमेशा रही है हर युग में। ज्योतिष जी ने तो पूरा इस पर सब कुछ कह दिया है अपनी तरह से। थोड़ी सी बात सत्ता के समर्थन में होती, जिसे विरुद्धावली कहते हैं कि राजा का गुणगान करते रहना है। तो पहले इस तरह के कवि होते थे और राजा उन पर सोने की असरफियाँ लुटाता था, उसको रियासतें देता था। और एक होता है जो जनता के साथ सत्ता के खिलाफ। इस तरह के कवि जो होते थे उनको हाथी से कुचल दिया जाता था। आज उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पर मुकदमे किए जाते हैं। अब हमारे सामने नीलम कुमार जी बैठे हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है हाल ही में। उसका शीर्षक था, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, कि उस जंतु का क्या नाम। उन्होंने एक समझ लीजिए एक राजनेता के बारे में लिखा जो खाली जमीनें खरीद रहा है। ये मतलब खरीद नहीं रहा है, छीन रहा है, लगातार जमीनें छीन रहा है अपनी पत्नी के नाम से। तो उन्होंने उस कविता में किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा कि इसकी भूख कब मिटेगी, क्या समुद्र खा जाएगा, आकाश खा जाएगा, जो इस तरह की चीज़ें। तो इनको बहुत सारी धमकियाँ मिलती रही इस कविता की वजह से, समझिए। लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया। जो आम जनता है, आम जनता के मन में जो चल रहा है, वो कविता में जब व्यक्त करते हैं तो असली कविता वह होती है। और अगर हम सिर्फ फूल, पत्ती, चिड़िया यही लिखते रहे और हमारे सामने में मतलब आग लगी हुई हो, जैसे एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 3-4 लाइन की कविताएं मैं इसमें रखा था, आपको सुनाना चाहता हूँ। वह कविता में उन्होंने लिखा है, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं करना। सर्वेश्वर की कविता है। तो असल में जो असली कवि होता है, सच्चा कवि होता है, वह अपने समय, अपने समाज और अपने हाल, राजनीति जो भी है विश्व में, देश विदेश में जो चल रहा है, उससे उसके अंदर कविता पैदा होती है और वह उनसे टकराता है। वो किसी चीज़ से डरता नहीं। और राजेश जी की जो कविताएं हैं इस संकलन में, इसी तरह की कविता है। उनके अंदर एक विद्रोही चेतना है। जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार देखा है, अन्याय देखा है और जो भी विसंगतियां देखी है, उनके बारे में वो लिखते हैं। और जैसे ज्योतिष जी ने जो कहा है वो मैं भी मानता हूँ कि शिल्प के स्तर पर जो कहते हैं कि उसमें उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है आगे। लेकिन जो कथ्य है, जो कहना चाहते हैं, वो साफ करते हैं जो गलत हो रहा है, जो ये हो रहा है। और इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें गुवाहाटी से बुलाया। और अगर गए तो मैं एक कविता पढ़ के अपना ये करूँ। कविता जो है मेरी, चित्रांगदा के बारे में आपने सुना होगा, मणिपुर की थी। और मणिपुर में अर्जुन ने विवाह किया था चित्रांगदा से। तो मणिपुर पर यह कविता है। शीर्षक है, चित्रांगदा तुम्हारी सिसकी सुनकर कुरुवंशियों को हंसी आती। क्रूरता का जल पीकर ही कुरुवंशियों के शरीर में रक्त दोगुना होता है। कुरुवंशियों के शब्दकोश में नहीं है करुणा नामक शब्द। तुमने देखा नहीं था जब अतीत में एक जनपद में कुरुवंश के शिकारियों ने गर्भवती स्त्री का पेट त्रिशूल से चीरकर शिशु को हवा में उछाल कर अट्टहास किया था। जनपदों में भीड़ ने कुचल कुचल कर मार दिया था युवकों को, बुजुर्गों को, दूध पीते बच्चों को। तुमने देखा नहीं था वाहनों पर जले हुए शवों को सजाकर घृणा की शोभा यात्रा निकालकर काल्पनिक शत्रुओं का संहार करने का आह्वान किया गया था। अतीत को अपनी मर्जी से गढ़कर
पंचतंत्र का न्याय वंचित किया गया था, वह सब कुछ तो पूर्वाभास ही था चित्रांगदा। आतंक और बर्बरता को ही कुरुवंशी अपना संविधान मानते हैं। मनुस्मृति को आदर्श, स्त्री उनके लिए भोगने की वस्तु या किसी समुदाय का मनोबल तोड़ने के लिए वे स्त्री देह पर करते हैं। सबसे पहले आक्रमण, बलात्कार है उनका मनोरंजन। वे किसी पवित्र ग्रंथ को, किसी अनुच्छेद को, किसी श्लोक को दोहराकर दमन को ही शासन, षड्यंत्र को ही अपना धर्म घोषित करते हैं। शुद्ध रक्त की सुरक्षा के लिए अशुद्ध रक्त का सफाया जैसे भी हो, चाहे किसी भी जनपद में, चाहे किसी भी कबीले में, चाहे रक्त बीजों का कोई भी नाम हो, वे अपना मौन समर्थन देते हैं। यही तो भयावह यथार्थ है चित्रांगदा। जो कुरुवंशी नौलखा हार पहनते हैं, बहुरंगी परिधान पहनकर शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, देश प्रेम का प्रवचन देते हैं, काश तुमने देखा होता उनके नाखूनों में सने हुए रक्त को, उनके दांतों में सने हुए मानवता के मांस को। काश तुमने विश्वास के साथ उनके सामने सर झुकाने से पहले झांक लिया होता लक्कड़ बग्घे जैसी उनकी आंखों में। काश उनका समर्थन करने से पहले उनकी सभा में जय जयकार कर, झूम कर नाचने से पहले अनगिनत पीड़ितों की आह को महसूस कर लिया होता, तो शायद तुम आत्मरक्षा के लिए रणचंडी बन सकती थी। यह कैसी विडंबना की बात है चित्रांगदा। तुम्हारी सिसकी सुनकर कुरुवंशियों को हंसी आती है।